के बाद एक बार फिर से सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है फर्श से अर्श तक। आज हमारे साथ हैं भावना शर्मा जी, जिनकी काफ़ी दिलचस्प बातें हमें पता चली कि वो बाइक चलाती हैं, लड़कों को पीटती हैं और भी ढेर सारे ऐसे काम करती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं अपने बातों के सिलसिले को। भावना जी, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा आपने खुद ने बताया बहुत इंडिपेंडेंट रही हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करती हैं, तो क्या आपने कभी महिलाओं की वैचारिक आज़ादी के लिए भी कभी कुछ किया? हाँ, मैं जब 12th में थी तो मैं पीसीबी की स्टूडेंट रही हूँ। पीसीबी? हाँ जी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। स्पोर्ट्स के स्टूडेंट, मतलब स्पोर्ट्स प्लेयर हो कि आप पीसीबी की स्टूडेंट भी रही हैं? हाँ, क्योंकि मेरे बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती थी ताकि मैं महिलाओं को कुछ बता सकूं, समझा सकूं और लोगों के जो समाज में विचार हैं उनको बदल सकूं। इसीलिए मैंने एक सब्जेक्ट चूज़ करा, इनफर्टिलिटी, जिसे बांझपन कहा जाता है। और ये बीमारी ज़्यादातर हर 10वीं औरत में पाई जाती है। लोग कहते हैं कि इसके लिए एक लेडी रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि मैं ऐसा नहीं मानती थी। इसीलिए मैं चाहती थी कि और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता करूं और लोगों को बताऊं। इसके ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, इनफर्टिलिटी, जिसके अंदर मैंने बांझपन को दिखाया कि उसके क्या रीज़न होते हैं। हमारे यहाँ समाज में बोला जाता है, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, तो वहाँ बोला जाता है कि लेडीज़ में ज़्यादा कमियाँ पाई जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी में बांझपन है तो उसके लिए पुरुष भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि महिला ही रिस्पॉन्सिबल हो। इसलिए मैंने सरोगेसी के बारे में मैं प्रोजेक्ट लेके गई। मैंने नेशनल लेवल तक इस प्रोजेक्ट को लिया, जहाँ पे मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी, एम्ब्रियोलॉजी, आपकी सरोगेसी के बारे में बताया। जहाँ समाज में सरोगेसी को गलत माना जाता है, वहीं सरोगेसी समाज में दूसरों के घर में खुशियाँ लाती है। किसी के यहाँ चिराग जलते हैं, जो लोग औलाद के लिए तरसते हैं उनको औलाद मिलती है। तो लोग नेगेटिव चीज़ों को ना देख के उसकी पॉजिटिविटी को देखें। जी भावना जी, एक बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारा जो जनरली एक व्यू हो गया है कि हम नेगेटिव चीज़ को पहले पकड़ते हैं, उसकी पॉजिटिविटी भूल जाते हैं। तो इस पर आपने हमारे दर्शकों को एक बहुत अच्छी बात बताई है कि नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर आप उसकी पॉजिटिविटी देखें। भावना जी, ये तो आपकी वैचारिक आज़ादी के बारे में आपने जो किया, आप सामाजिक कार्यों में कभी रुचि रखी है आपने? हाँ, मैंने सामाजिक कार्य करना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर एक एड्स की संस्था है, जहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे। हम लोग जब भी टाइम मिलता है, मैं, मेरी सिस्टर, हम वहाँ जाते हैं। अपने बर्थडे पे जहाँ लोग केक काटते हैं या नया साल पार्टी बना के मनाते हैं, वहीं हम लोग गरीबों के पास जाते हैं। उन्हें कपड़ा, खाना, जो हमसे हो सकता है वो हम लोगों को देते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि खुशियाँ अपनों में बांटी जाएं। अगर हम दूसरों में खुशियाँ बांटते हैं तो वो खुशी ज़्यादा महसूस की जाती है। भावना जी, ये बातें हुई आपकी पर्सनल लाइफ की। अब हम बात करें अगर आपकी स्पोर्ट्स की लाइफ की, तो क्या हम जान सकते हैं कि आपने कितने नेशनल्स खेले हैं? हाँ, मैंने 8 नेशनल खेले हैं, 8 नेशनल्स, जिनमें 3 में मेरा मेडल है, एक में ब्रॉन्ज है, एक में सिल्वर है, एक में गोल्ड है। एक इंटरनेशनल खेला हाँ है जी, आपने। एक इंटरनेशनल है साउथ एशियन, जिसमें मेरा गोल्ड है। और कितने खेलों में आपका रुझान रहा है? मेरा बचपन से ही अलग अलग खेलों में रहा था। जैसे खो खो खेलना अच्छा लगता था, खो खो में चले गए। एथलेटिक्स खेलना अच्छा लगता था, उसके इवेंट्स। कभी ये लगता था कि मुझे सबसे तेज़ दौड़ना है, मैं इतना तेज़ दौड़ना चाहती थी कि कोई पकड़ ना पाए, और वही था कि मैं 100 मीटर हमेशा रेस करती थी। उसके अलावा मेरे योगा में भी मेरे मेडल हैं, बैडमिंटन में हैं। इन सब में जो आपके मेडल्स हैं वो स्कूल लेवल पर हैं, डिस्ट्रिक्ट पर हैं? मेरे स्कूल लेवल पर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हैं और स्टेट लेवल पर भी हैं। लेकिन जूडो और सैम्बो, जिनमें मेरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल हैं। भावना जी, गेम्स तो आपने इतने सारे खेले, आपने बताया एथलेटिक्स में ओपन चैम्पियनशिप रही, स्टेट मेडलिस्ट रही हैं आप योगा में, बास्केटबॉल में, तो सिर्फ जूडो के प्रति क्यों रुझान रहा आपका? जब मैं जूडो में गई थी 2005 में, तो मैं कभी सोच के नहीं गई थी कि मुझे जूडो करना है। मेरा हमेशा से जो पसंदीदा गेम था वो एथलेटिक्स रहा है। लेकिन जब मैं जूडो में गई तो मैं सिर्फ ये सोचा था कि एक कैंप है, कैंप अटेंड करूँगी और जूडो छोड़ के 1 महीने बाद आ जाऊँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, जब जूडो में सब लोग करते थे तो फाइटें लड़ाई जाती थी, और मैं शरीर से बहुत दुबली पतली थी। मैं डरती थी कहीं मेरे चोट ना लग जाए, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी।
उस टाइम पे 100-150 बच्चे प्रैक्टिस करते थे और उनमें मैं नई बच्ची थी। बहुत डर था, अंदर से हेजिटेशन थी कि होगा नहीं होगा। मैं हमेशा कोने में खड़ी रहती थी, कोने में खड़े होकर देखती थी कि मेरा नंबर कभी ना आए, और हमेशा सबसे पीछे रहती थी, सबको आगे करती थी। लेकिन एक दिन मुझे मेरे सर ने पकड़ लिया और उन्होंने पूछा कि क्यों डरते हो, अगर करना आता है तो करके देखो, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन मन के अंदर से डर निकल जाएगा। और वही मैंने करा। जब मैंने करना स्टार्ट करा, विद इन 1 मंथ मैं टूर्नामेंट खेलने गई, स्टेट टूर्नामेंट, जहाँ पे मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा कि मैं भी कर सकती हूँ। बस यही था कि मेरे को जूडो में वहीं पर रहना पड़ा। जी भावना जी, जूडो जैसे गेम में हमें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। इस क्वेश्चन में मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल होना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिस आपकी लड़की या लड़के किसी के भी साथ हो सकती है, कभी आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने आपसे कोई गलत हरकत करने की कोशिश की? नहीं, हम लोग हमेशा बेसिकली प्रैक्टिस लड़कों के साथ ही करते थे, क्योंकि लड़कों की पावर लड़कियों से 4 गुना ज़्यादा होती है। अगर लड़कियों से प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी हम लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी। लड़कों के साथ प्रैक्टिस करके बेनिफिट हमें मिलता था कि हम लोग नेशनल में, स्टेट में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। लेकिन जहाँ तक ये छेड़छाड़ वाली बात का है, तो मैं ये मानती हूँ कि ये जो मेंटलिटी होती है, ये हमारी खुद की होती है। अगर हम अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं कि कोई हमारे साथ बदतमीज़ी करे। और जहाँ पे मैंने सीखा, वहाँ पे कभी आज तक 10 सालों में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा हो या किसी और चीज़ में कुछ हुआ हो। जी भावना जी, जब नेशनल्स की बात होती है, जब आपका साउथ एशिया में गोल्ड मेडल आ गया, वो चीज़ वहाँ रुक क्यों गई? उसके बाद आपने किसी चीज़ के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप या किसी और चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करा? मेरा सिलेक्शन हुआ था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, पर मैं एक मध्यम परिवार से हूँ, तो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अपने खर्चे पे जाना था। मैं जाना चाहती तो चली भी जाती अगर मैं थोड़ा प्रयास करती, लेकिन एक टूर्नामेंट के लिए मैं अपने पूरे परिवार को नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक मध्यम परिवार की आय उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ये आप भी जानते हैं। और वहाँ जाना कम से कम 2-3 लाख रुपए का खर्चा, वो मैं नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ना जाना पसंद करा। तो आपको सरकार की तरफ से इसके लिए कोई सहायता नहीं मिली? नहीं, मुझे उस टाइम कोई सहायता नहीं दी गई। जी, तो आप कहीं न कहीं सिस्टम को दोषी मानती हैं इस चीज़ के लिए कि आप अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती थीं? सिस्टम को दोष दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि सरकार यूपी में या इंडिया में उतना नहीं सोचती है। जैसे बाहर खेलों में महिलाओं को, पुरुषों को बहुत आगे बढ़ाया जाता है। वो एक छोटा सा मेडल लेके आते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है, जबकि ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। कहीं स्कॉलरशिप दी जाती है, कहीं नहीं दी जाती है। कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा बच्चों को आगे बढ़ाती हैं, जबकि कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर सोच समझ के या बहुत झिकझिक करके पैसा दिया जाता है। यहाँ तक कि स्कूल वाले भी बच्चों को खेलने इसलिए नहीं भेजते क्योंकि कहीं उन्हें पैसा ना देना पड़ जाए। यही रीज़न है कि आज खेल ख़त्म होते जा रहे हैं। भावना जी, एक पुरानी कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इस वाक्य से आप कितना सहमत हैं? मैं इस वाक्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं जॉब भी कर रही हूँ, वो भी खेलों की बदौलत ही कर रही हूँ। अगर मेरे पास खेल नहीं होते तो शायद पढ़ाई के साथ मैं उतना नहीं कर पाती। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, हर बच्चा खेलने में अच्छा हो। अगर हम दोनों बैलेंस करके चलते हैं तो एक मुकाम तक पहुँच सकते हैं। भावना जी, जैसा कि हम जानते हैं, जब तोहफे में शोहरत मिलती है तो विरोधी भी मिलते हैं। आपको कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ विरोधियों ने आपको आगे बढ़ने से रोका हो? हाँ, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मैं खेलती थी, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं शहर में बचपन से रही शहर में हूँ, लेकिन मेरा जन्म गांव का है। कुछ मेरे पड़ोसी, मेरे रिलेटिव्स, उन लोगों की जो सोच है वो आज भी वहीं के वहीं हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि लड़कियां हैं, मेरा भाई नहीं है, हम 3 बहनें हैं। वो बोलते हैं लड़कियों को इतना मत आगे बढ़ाओ, लड़कियां कुछ गलत करेंगी या इनकी शादी कर दो। जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी। मुझे 12th से ही रोका गया कि आप इन्हें पढ़ाई में मत भेजो, खेलों में मत भेजो। लेकिन मेरे पेरेंट्स अच्छे थे, वो हमेशा सपोर्ट करते थे। कुछ टाइम बाद उनको भी ऐसा लगा कि लड़की है, शादी कर देनी चाहिए।
उस जगह आके मेरे खेल छुड़वा दिए गए, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई। मैं घर में रोती थी, मेरी जॉब भी नहीं थी, और उस दिन मुझे शायद ये लगा कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर मैंने बहुत कोशिश करी, जॉब ढूंढी, लेकिन कहते हैं कि खिलाड़ियों को जल्दी से जॉब भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ खेलने में ज़्यादा रहते हैं। बहुत परेशान रही, 1 साल ऐसा लगा कि दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो गई हो। लेकिन फिर मैंने दोबारा स्टार्ट करा कि मुझे पढ़ना भी है, मुझे खेलना भी है, और मुझे जॉब भी करनी है। जॉब करी, जॉब के साथ मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया, पढ़ाई अपनी दोबारा से शुरू करी। और जिन लोगों ने मुझे रोका था, मैंने सोचा था कि उनको यही दिखाऊंगी कि जहां आप लोग मुझे ख़त्म करना चाहते हो, मैं वहां से शुरुआत करूंगी। जहां उन्होंने मुझे ख़त्म करा, वहीं मैंने शुरुआत करी, और आज आप लोगों के सामने मैं बैठी हूँ। ज़मीनी हकीकत से उठकर इस लेवल तक पहुंचकर आप कैसा महसूस करती हैं? अच्छा लगता है जब सब लोग हमें देखते हैं, बोलते हैं। जबकि हम लोग आते जाते हैं तो एक अलग ही सम्मान मिलता है जब इंडिया का ट्रैक सूट पहना जाता है, जब जब वो पल जो आता कि है। आपने पहना हुआ। हाँ जी, जब जब ये पल आता है कि मुझे ट्रैक सूट पहनने को मिलता है, ये मेरा सपना था। मैं चाहती थी, मैं इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो मैंने एक लड़के को इंडिया का ट्रैक सूट पहन के देखा। मैंने अपने सीनियर से बोला कि भैया मैं ये ट्रैक सूट पहनना चाहती हूँ। तो उन्होंने उस बच्चे का लाके मुझे ट्रैक सूट दिया कि लो पहन लो। मैंने उनको बोला कि नहीं भैया, मुझे अपना ट्रैक सूट चाहिए जिसको मैं हक से पहन सकूं। उन्होंने बोला, वो हंसे, सब लोग हंसे मेरे ऊपर कि देखो हम इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा तो लगा नहीं, तुम्हारा भी ज़रूर लगेगा। मैंने कहा नहीं भैया, एक दिन मेरे पास मेरा खुद का ट्रैक सूट होगा। कहते हैं ठीक है, हम लोग देखेंगे। बहुत मेहनत करी मैंने, और जिस दिन ये मैंने पहली बार ट्रैक सूट पहना, उस दिन मैं आपको अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती कि मुझे उस दिन क्या महसूस हुआ होगा। भावना जी, मुझे भी ये ट्रैक सूट काफ़ी पसंद आ रहा है। तिरंगा बना हुआ है, गर्व की बात है। तो क्या हम लोग भी इसे पहन सकते हैं? नहीं, ये हर किसी को नहीं दिया जाता। जो लोग भारत को प्रेजेंट करते हैं बाहर जाके, किसी भी बड़े टूर्नामेंट में, आपका इंटरनेशनल कोई भी टूर्नामेंट हो, तो ये भारत सरकार देती है। इसको हम लोग नहीं बनवा सकते। इसका खर्चा आपको खुद देना होता है, ये सरकार दे देती है? नहीं, ये सरकार दे देती है। चलिए, कहीं आके आपको राहत मिल जाती है इसका मतलब। जी भावना जी, आज हमने आपसे ढेर सारी खट्टी मीठी बातें करी, पर क्योंकि कार्यक्रम अंत पर आ गया है, जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें। यही संदेश देना चाहूँगी कि हर लड़की को जूडो या सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर जगह हर वक्त उनके साथ मम्मी पापा या भाई बहन जा सकें। तो खुद को इतना इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए ताकि किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। ये नहीं कि सिर्फ लड़कों पे ध्यान दिया जाए, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, उनके लिए कुछ करो। भावना जी, आज हमने आपसे ढेर सारी बातें करी और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की हमारी फर्श से अर्श तक की मिसाल बनी है भावना शर्मा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो भी उस स्थिति में जहां उन्हें सरकार की तरफ से कोई खास सहायता प्राप्त नहीं हुई। वो डटी रहीं, जुटी रहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कुछ ऐसी ही हस्तियों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। एक ऐसी ही नई हस्ती से, शख्सियत से हम मिलवाएंगे आपको हमारे अगले कार्यक्रम में, जिसका नाम है फर्श से अर्श तक। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं 56161 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है directorsijmc@gmail.com। इसी के साथ मुझे यानी चारुल शर्मा को दें इजाज़त। नमस्कार।